हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो बिना देरी की हम लोग आज मुद्दे पे आएंगे सीधे। बहुत ज़्यादा ऐसे मैं बकवास कर देती हूँ, वो सब नहीं करना है। सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये मत भूलिएगा। तो ये वीडियो क्या है? ये वीडियो है क्लास 7 का इन्वायरमेंट, मतलब ज्योग्राफी मान के चलते हैं। ज्योग्राफी के बुक का फर्स्ट चैप्टर है ये, जो कि है इन्वायरमेंट। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि आपको और किसी भी चैनल पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसा मैं पढ़ाती हूँ वैसा और कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। तो चलिए अब बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं वही बातें। और अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का पहले तो हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या है? चैप्टर 1 है। सबसे पहले तो ये हेडिंग क्या है? हेडिंग है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट का सीधा साधा एकदम हिंदी मीनिंग होता है पर्यावरण। ठीक है, तो इसी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एकदम मज़ा आने वाला है। ज्योग्राफी ऐसे भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो इसको फटाफट से अब पढ़ लेते हैं। तो हमारा चैप्टर कुछ शुरू होता है यहाँ से। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के पास में एक खेल का मैदान था, वहाँ खुदाई हो गई थी। People said that a huge building with many flats will be constructed there. वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर बस था। वही एक मैदान था केवल, जहाँ वे खेल पाते थे। और लोगों से पता करने पे पता चला कि लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, इसीलिए वहाँ पे खुदाई हुई है। Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला वो उनका विशाल मैदान जिसमें वो खेला करते थे, अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो रोने लगा। उसने यह बात अपने क्लासमेट्स को बताई, अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे, उन्होंने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, "व्हाट इज एनवायरनमेंट?" कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने टीचर से पूछा, शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग के भी दिमाग में आया होगा, बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा। "वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग," सेड द टीचर। तो शिक्षक ने क्या जवाब दिया कि जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं वो सब कुछ पर्यावरण है। रवि थॉट aloud, "That means the school building, tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment." रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल का जो बिल्डिंग है वो, फिर से बेंच, हमारा मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो यस सेड द टीचर, शिक्षक ने कहा हाँ। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। अदर्स आर मेड बाई पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। लेकिन रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे कि पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़, प्राणी, ये सब हो गए। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। तो आप लोग को एक काम करना है, एक्टिविटी करना है कि आप दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। ये जो बगल में दिया है इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वर वी लिव। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरमेंट? मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? द कार फ्यूम्स pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels and land is used to build factories. कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers.
दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। तो मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। उम्मीद है आप लोग को कोई डाउट नहीं रहेगा होगा। अगर फिर भी यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा were all excited about making the list. Why is our environment changing? asked इकबाल। तो कुछ बच्चों के नाम दिए गए जैसे कि रवि, परमजीत, ऊपर फिगर भी दिया गया है, कार्टूनी फिगर है। रवि, परमजीत, जेस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन इकबाल ने एक सवाल पूछा इस बीच, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। They are increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. तो शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, हमारे नीड्स बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर रहे हैं और कभी कभी तो उससे नष्ट कर रहे हैं, नष्ट भी कर दे रहे हैं। तो ऊपर एक फ्लो चार्ट टाइप दिया हुआ है, मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगी। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं इस चीज़ पे। ये क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? पर्यावरण के घटक, इसका हिंदी यही होता है। तो यहाँ से एक जानते हैं ह्यूमन मेड निकलता है, यानी कि मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाए गए। मानव द्वारा बनाए गए में क्या क्या आता है? इंडस्ट्रीज़ आ जाता है, यानी कि उद्योग। मॉन्यूमेंट्स आ जाता है, यानी कि स्मारक। रोड, सड़क, ब्रिजेस, पुल, बिल्डिंग्स, इमारतें। और ऊपर एक पार्क भी है, वो दिख नहीं पा रहा है स्क्रीन में। फिर एक आता है नेचुरल, जिसमें कि लैंड हो गया, लिथोस्फेयर यानी कि स्थल, और लिथोस्फेयर का हिंदी होता है स्थल मंडल, याद रखिएगा। लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फेयर, सजीव, और बायोस्फेयर का हिंदी होता है जैव मंडल। और वाटर यानी कि हाइड्रोस्फेयर, जल और जल मंडल, ठीक है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अब नीचे देखते हैं ह्यूमन, ठीक है, यानी कि मानव। एक इंडिविजुअल हो गया, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, ठीक है। दूसरा हो गया फैमिली यानी कि परिवार। तीसरा हो गया कम्युनिटी यानी कि ग्रुप। अब हो गया एक रिलीजन, एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, ये हमारी नीड्स हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये सब जो कुछ भी हैं ये सब जुड़े हुए हैं किस चीज़ से? इन्वायरमेंट से। हर तरीके से ये सब चीज़ जुड़े हुए हैं इन्वायरमेंट से। ये सब कुछ इन्वायरमेंट है, सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। यही इस फ्लो चार्ट से दिखाया गया है। हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हम लोग अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो इकबाल का ये क्वेश्चन आता है, उस पर टीचर यही जवाब देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ एबायोटिक। तो इसका आंसर यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। बायोटिक का हिंदी क्या होता है? पहले तो बायोटिक का हिंदी होता है जीवीय, और अबायोटिक का हिंदी होता है अजीवीय, ठीक है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड बायोटिक। तो सजीव प्राणियों का संसार बायोटिक कहलाता है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। एबायोटिक में क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि हो गया लैंड। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. Environment का मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ environment, तो इसका सिंपल से यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे दिया गया है। From the above conversation, you understand that the यहाँ से आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यहाँ से आपका डेफिनेशन है। तो ऊपर के जो भी कन्वर्सेशन हुआ, यानी कि कन्वर्सेशन का हिंदी होता है वार्तालाप। वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth,
ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरैक्शंस एमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब हम लोग का टॉपिक है नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। लैंड मतलब क्या होता है? भूमि। वाटर मतलब जल। एयर यानी वायु। प्लांट्स एंड एनिमल्स पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें कृषि एवं मानव बस्तियां के लिए भूमि, पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट वी गेट फ्रॉम लिथोस्फीयर, तो इसका आंसर ये होगा, अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ पे एक सर्कल में फिगर दिया गया है डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट। डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के क्षेत्र। यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे आपको पहाड़, नदी, भूमि, रोड, सिटी, एयर, एरोप्लेन सब कुछ दिख रहा होगा। तो देखिए वो है एटमॉस्फेयर, ये है बायोस्फीयर, इसमें आपको जीव जंतु सब कुछ दिख रहे होंगे, ये सब छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव सब कुछ, पानी वगैरह, पेड़ पौधे सब कुछ। ये है हाइड्रोस्फीयर, ये है लिथोस्फीयर। तो अच्छे से इसमें दिखा दिया गया है, तो फिगर से समझने में आसानी होती है, इसीलिए फिगर से दिखाया जाता है। चलिए अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने मेन पैरा की तरफ। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एक्सेट्रा। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता है कि यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो जल मंडल बनता है यानी कि हाइड्रोस्फीयर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, पानी सबके लिए आवश्यक है, ये आपको पता है। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो ये भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, क्वेश्चन आ सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। अब हम बायोस्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है जैव मंडल। तो पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे
इसमें एयर भी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर भी है, इसमें लिथोस्फीयर भी है। तो ये सब मिलके बनाते हैं क्या, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का हिंदी क्या हुआ, जैवमंडल, याद रखिएगा। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम का हिंदी होता है पारितंत्र, ठीक है, इसका शुद्ध हिंदी होता है पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या है। एट एन एनसीसी कैंप that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरला याद आ गया। वो केरल का रहने वाला होगा तो वहीं उसको याद आ गया, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। कमेंट सेक्शन में मुझे एक और मैं जीके क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोग से। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश किस क्षेत्र में, किस जगह पे भारत में होती है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, तो हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकड़ और रेत ही नजर आती हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. फिर हीरा ने उसको जवाब देते हुए कहा कि ऊँट तो मिलते ही हैं, लेकिन केवल ऊँट ही नहीं, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो वहाँ तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक तरह के कीड़े मकोड़े देखने को मिलेंगे। रवि वंडर्ड, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो रवि सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने अलग अलग क्यों हैं, इतने भिन्न क्यों हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ओ येस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो फिर उस पर शिक्षक ने कहा कि बिल्कुल, बहुत संबंध है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल यानी तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है, एक इकोसिस्टम हो सकता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम। तो क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था। तो ये इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। फिर जो जो सही आंसर देंगे मैं देखूंगी, और इसके साथ तर्क भी देना है, ये नहीं केवल हाँ ना कर देना है, तर्क भी देना है कि क्यों। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, फिर मैं अगले वीडियो में मेंशन करूँगी किसने किसने सही आंसर दिया, किसने किसने अच्छे से पढ़ाई की मेरे साथ। अब है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट यानी कि मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के बहुत सारे तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, व्हील वॉज इन्वेंटेड। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया,
वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, यानी कि बार्टर सिस्टम का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि सूचना क्रांति मतलब इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन एंड कम्युनिकेशन। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? तो क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरणों के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and places they visit during their holidays. खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। इन्वायरमेंट जो हमारा चैप्टर था यानी कि पर्यावरण, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको आंसर्स ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट्स है वो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।